हेलो बच्चों, आज हम लोग आईएससी हिंदी के अंतर्गत काव्य मंजरी के पाठ आह धरती कितना देती है इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो आज हम लोग पंत जी के जीवन और साहित्यिक परिचय के संबंध में जानेंगे। मैं आप लोगों को इनके संबंध में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करूंगी। उनकी साहित्यिक जीवन के विषय में और उनकी रचनाओं के संबंध में, उनकी काव्यगत विशेषताओं के संबंध में इसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा मैं आपके समक्ष रखूंगी। आपके एग्जाम में बच्चों कवि से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अधिकतर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि टेक्स्ट में हमारे तो कविता है और कविता को ही उसकी व्याख्या को अच्छे तरीके से समझ लें हम, और उससे ही रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये बात सही है, बट आपको कुछ प्रश्न कवि से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है बच्चों कि किसी भी कविता को भली भांति समझने के लिए उसके कवि के संबंध में आपको ज़रूर अच्छी प्रकार से जानना चाहिए, क्योंकि किसी भी कवि के व्यक्तित्व का प्रभाव ही उसकी कविता में दिखाई देता है। यानी उसका पालन पोषण किस वातावरण में हुआ है, वो साहित्यिक रुचियाँ उसकी क्या है, उसके ऊपर किस प्रकार की विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। तो उस विचारधारा का जो प्रभाव है वो उसकी कविता में भी देखने को मिलता है, यानी उसकी व्यक्तित्व की छाप भी हमें उसकी कविता में देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से हमें कवि के संबंध में एक मोटी मोटी जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि आपको संक्षिप्त रूप में इसे समझा सकूं ताकि आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन और साहित्य से जुड़ी हुई जानकारी। सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य में छायावादी, प्रगतिवादी और अध्यात्मवादी विशेषताओं का सम्यक समन्वय दृष्टिगत होता है। ठीक है, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि इनकी कविताओं में हमें प्रकृति चित्रण बहुत ही सजीव ढंग से मिलता है। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने प्रकृति चित्रण भी किया है। इसका कारण यह है कि ये प्रकृति के ही सुरम्य वातावरण में इनका पालन पोषण हुआ, उसकी ही गोद में पले बढ़े हैं। ठीक है, तो आगे देखें। माँ भारती के यशस्वी पुत्र पंत जी का जन्म हिमालय के सुरम्य प्रदेश कुमायूं के अल्मोड़ा जनपद स्थित कौसानी ग्राम में 20 मई 1900 में हुआ था। ठीक है, जन्म हो गया। इनका वास्तविक नाम गुसाई दत्त पंत था। ठीक है, क्लियर। पिता का नाम गंगादत्त पंत था और माता का नाम सरस्वती देवी था। ठीक है, इनके संबंध में ये कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता जो है, इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही उनका देहांत हो गया। तो इनका पालन पोषण इनकी बुआ ने किया था और प्रकृति की गोद में ही ये इनका पालन पोषण हुआ, लालन पालन हुआ। तो इसका प्रभाव भी इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। इसके पश्चात ये काशी चले आए और वहीं से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद के म्यूर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। एमए की परीक्षा देने के पूर्व ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इसके बाद ही इनकी शिक्षा समाप्त हो गई और इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला साहित्य का अध्ययन किया। ठीक है, यानी स्वयं से ही इन्होंने इन रचनाओं, बहुत सारी किताबों को पढ़ा, बहुत सारी इससे संबंधित जितने भी साहित्य थे उसके विषय में जानकारी ली। शिक्षा काल से ही साहित्य में रुचि होने के कारण साहित्य साधना में संलग्न हो गए। कुछ समय के लिए पंत जी काला कांकर प्रतापगढ़ चले गए, जहां उन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन किया। ठीक है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का ही एरिया है, एक जिला है, जहां उन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन किया। तत्पश्चात प्रयाग आकर के उन्होंने रूपाव नामक प्रगतिशील पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, प्रयागराज आकर के, इलाहाबाद आकर के उन्होंने एक रूपाव नामक प्रगतिशील पत्रिका का प्रकाशन किया। भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर के लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना भी इन्होंने बनाई और उसे क्रियान्वित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर से इन्होंने संपर्क स्थापित किया। ठीक है,
उनके साथ उन्होंने भारत भ्रमण भी किया। इसी भ्रमण में उनका जो परिचय है वो अरविंद से हुआ। श्री अरविंद एक बड़े दार्शनिक थे, उनसे उनका परिचय हुआ और पंत जी उनके विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए। पंत जी की बहुत सारी रचनाओं पर अरविंद दर्शन, गांधीवाद, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। पंत जी कुछ समय के लिए आकाशवाणी के निदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे। पंत जी जीवन पर्यंत साहित्य साधना करते रहे और इनकी मृत्यु जो है वो 28 दिसंबर 1977 यानी 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी थी बच्चों जीवन और साहित्य से संबंधित। तो इस पे आपको प्रश्न जो है वो अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं तो बहुत सारे इसमें प्रश्न आपके बन जाएंगे कि सुकुमार प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं और इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई और इन्होंने प्रगतिशील पत्रिका जो निकाली उसका नाम पूछ सकते हैं, रूपाग। ठीक है, तो ये इनकी रचनाओं पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, अरविंद दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी रचनाओं से संबंधित जानकारी। पंत जी की मुख्य रचनाएं क्या क्या हैं? वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा, रजत रश्मि, शिल्पी, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, लोकायतन, ग्रंथि। ठीक है, ये इनके काव्य ग्रंथ है और नाटक इन्होंने लिखा है ज्योत्सना, परी और रानी। एक उपन्यास लिखा है इन्होंने हार। कहानी इनका 5 कहानियों के नाम से प्रसिद्ध है और अनुवाद मधु ज्वार। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हो गई और इनमें से भी कुछ रचनाओं के नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए ताकि आप जब भी कोई प्रश्न, अगर सब्जेक्टिव प्रश्न आता है आपको कवि से रिलेटेड, तो आप इसका भी उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके सम्मान और उपलब्धियों के विषय में देखते हैं। पंत जी ने हिंदी साहित्य की सेवा की तो उसके बदले में उसके परिणाम स्वरूप इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। तो पंत जी को उनकी सेवाओं के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार के द्वारा उनकी अनवरत साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें 1961 में 1961 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया। 1968 में इनके काव्य चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, फिर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनके कला और बूढ़ा चांद के लिए। इसके अतिरिक्त इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया लोकायतन महाकाव्य के लिए। ठीक है, तो ये इनके कुछ महान उपलब्धियां थीं जिसके संबंध में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी 1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके संबंध में आपको पूछा जा सकता है। साहित्य अकादमी किस काव्य ग्रंथ पे मिला, उसके संबंध में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ हम लोग काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं, क्योंकि जो रचनाएं उन्होंने की उनकी जो विशेषताएं हैं उनमें क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है, इसके संबंध में भी आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि पंत जी चूँकि प्रकृति की गोद में पले बढ़े थे, तो उनका जो प्रकृति चित्रण है वो हमें उनकी कविताओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। उसका सजीव चित्रण देखने को मिलता है हमें, और प्रकृति को इन्होंने विभिन्न रूपों में चित्रित किया है। ठीक है, तो सबसे पहली जो विशेषता है उनके काव्य की वो है प्रकृति चित्रण। ठीक है, तो भाव पक्ष में प्रकृति चित्रण है इनका। प्रकृति की गोद में पले बड़े होने के कारण ही पंत जी का प्रकृति से विशेष लगाव था। इनका प्रकृति चित्रण अत्यंत ही सजीव एवं सुंदर है। प्रकृति का सौंदर्य नारी सौंदर्य से भी अधिक आकर्षक प्रतीत होता है। यही कारण है कि कवि उस सौंदर्य को निर्निमेष दृष्टि से देखना चाहता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से ही हम उसको समझाएंगे, क्योंकि जब भी आपको एक सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुछ उदाहरणों को कोट करते चलेंगे, तो उससे आपके का उत्तर जो है वो प्रभावशाली बनता है। ठीक है, तो एक उदाहरण देखते हैं। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। ठीक है, तो इस तरह से आप उदाहरण लिख सकते हैं। पंत जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रकृति का नारी के रूप में चित्रण किया है। पंत जी की प्रकृति के साथ जैसी भावात्मक तल्लीनता रही वैसी हिंदी के अन्य किसी कवि में नहीं दिखाई देती।
प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। साथ ही उसके शांत, स्निग्ध एवं भयंकर तथा विराट रूपों का भी सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। प्रारंभिक छायावादी कविताओं में जहाँ एक ओर उनकी प्रकृति चित्रण में कोमल भावनाओं के दर्शन होते हैं, वहीं परिवर्तन जैसी कविता में प्रकृति का भयंकर एवं विराट रूप देखने को भी मिलता है। ठीक है, तो मैंने बताया ना बच्चों कि प्रकृति को विभिन्न रूपों में इन्होंने चित्रित किया है। ठीक है, तो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नग्न सुंदरता था सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। ठीक है, तो इस तरह से आप उदाहरणों को कोट करेंगे तो आपका उत्तर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो उनकी विशेषता है वो है रहस्यवाद। ये एक छायावादी कवि हैं और रहस्यवाद छायावादी कवियों की बहुत बड़ी विशेषता है। और पंत जी में भी हमें रहस्यवाद के दर्शन मिलते हैं उनकी कविताओं में। पंत जी के काव्य पर अरविंद दर्शन, गांधी दर्शन के साथ साथ भारतीय अध्यात्म का भी पूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रकृति में ही सत्ता का दर्शन करते हैं। सुंदर प्रकृति उस अलौकिक सौंदर्य विधान की सृष्टि है। इनकी अधिकतर रचनाओं में प्रकृति संबंधी रहस्यवाद दृष्टिगोचर होता है। वे प्रकृति के वैभव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पंत जी स्वभावतः ही प्रकृति के पीछे एक जागृत अतीन्द्रिय सत्ता की कल्पना कर लेते थे और इस विश्व के सायं प्रातःकाल कवि को अजीब रहस्यमय दिखाई पड़ते थे। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। कब से विलोकती तुमको ऊषा आ वातायन से। ठीक, तो ये एक रहस्यवाद का उदाहरण मैंने दिया। दूसरी विशेषता इनके काव्य में देखने को मिलती है नारी प्रेम एवं सौंदर्य की। ठीक है, तो पंत जी प्रेम एवं सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में नारी के प्रति सहज सहानुभूति दिखाई देती है। नारी की वर्तमान दशा से पंत जी चिंतित है। नारी को मिथ्या परंपराओं के दूषित बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में नारी केवल सौंदर्य की मूर्ति ही नहीं बल्कि वह प्रेरणा और जागृति का स्रोत है। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये कवि के भाव पक्ष की कुछ काव्यगत जो विशेषताएं हैं उसको हम लोगों ने देखा। तो अगर आपको एक सब्जेक्टिव प्रश्न के अंतर्गत कुछ कवि से रिलेटेड, कवि के जीवन और उनकी भाषा शैली या उनके काव्यगत विशेषताओं के संबंध में पूछा जाता है तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, कला पक्ष को भी थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। कला पक्ष में पंत जी की भाषा है। पंत जी की भाषा बहुत ही सशक्त है और चित्रमयी है। इनकी भाषा में चित्रमयता, लालित्य और ध्वन्यात्मकता की त्रिवेणी का अजस्त्र प्रवाह देखने को मिलता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता के कारण भाषा यत्तत दुर्बोध हो गई है। संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग सर्वत्र मिलता है। भाषा भावानुकूल है। माधुर्य गुण भाषा में सहज रूप में विद्यमान है। संस्कृत की सामासिक पदावली से भाषा क्लिष्ट हो गई है। तो कुछ कहीं कहीं इन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। तो उसका एक उदाहरण है यहाँ पर, जैसे कि शत शत फेनोच्छ्वसित स्वित फुतकार भयंकर घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। तो इस तरह से उदाहरण हम दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गई पंत जी की भाषा, उनकी कविताओं की भाषा कैसी थी। शैली, चूंकि ये छायावादी शैली कवि हैं तो उनकी शैली के पर भी छायावादी जो भी रचनाएं थी, उस समय का जो काल की जो शैलियाँ चल रही थी उनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो पंत जी की शैली अंग्रेजी, संस्कृत तथा बांग्ला के कवियों से प्रभावित गीतात्मक मुक्तक शैली है। छायावादी काव्य की लगभग सभी शैलियों का प्रयोग उनके काव्य में दृष्टिगत होता है। पंत जी का लोकायतन प्रबंध शैली में लिखा गया महाकाव्य है। इनके गीतों में संगीतात्मकता है। इनकी भाषा में बिंबों को रूपायित करने की अद्भुत क्षमता है। लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता से ओतप्रोत भाषा को स्पष्ट करने में सक्षम है। इन्होंने कतिपय नए शब्दों को भी गढ़ा है जो ध्वन्यसारी हैं। ठीक है, जैसे कि रलमल, टलमल आदि। ठीक है, तो इस तरह के उदाहरण भी दे सकते हैं आप। दूसरी इनकी विशेषता है इनके काव्य की अलंकार। इन्होंने अलंकारों का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया है अपनी कविताओं में। पंत जी के काव्य में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप में देखने को मिलता है। वह कविता कामिनी के वास्तविकता, सौंदर्य विधायक हैं। इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विप्सा, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि प्राचीन अलंकारों का प्रयोग किया है। साथ ही इन्होंने मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय आदि नवीन अलंकारों की भी मौलिक उद्भावना
की है। ठीक है, इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग कविता का भार रूप न होकर भाव को व्यक्त करने में सहायता देते हैं। ठीक है, बहुत ही स्वाभाविक चित्रण इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का किया है। एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विकल, लेटी है श्रांतकांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, आगे चलते हैं। रस योजना। पंत जी के काव्य में हमें रस योजना भी देखने को मिलती है। पंत जी सौंदर्य एवं प्रेम के कवि हैं। उनके सौंदर्य चेतना सर्वप्रथम तो हिमालय की हिममंडित श्रृंखलाओं की अपूर्व छटा देखकर सजग हुई थी। उनका स्नेही मन बादल, इंद्रधनुष, सरिता और नक्षत्रों की शोभा से आनंदित हो उठा। उषा, संध्या और निशा की छटा तो अनोखी है, वह उन्हें भावामग्न कर देती है। वे अविवाहित थे। पंत जी ने विवाह नहीं किया था, लेकिन उन्होंने प्रणयानुभूति के अनेक मनोरम चित्र उपस्थित किए हैं। ग्रंथि पंत जी का एक प्रणय काव्य है और ग्रंथि में उन्होंने ग्रंथि काव्य में विप्रलंब की हृदय स्पर्शी व्यंजना इन्होंने की है। उन्होंने आश्चर्य, भयानक एवं रहस्यमय भावों का चित्रण करते समय भयानक रसों का भी वर्णन किया है। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों? छंद योजना। पंत जी वैसे तो मुक्तक छंद के हिमायती थे। ठीक है, तो यहाँ पर यही हम देख पा रहे हैं कि पंत जी ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं। यही कारण है कि पंत जी ने परंपरागत एवं नवीन छंदों का प्रयोग किया है। उनके छंद लयात्मक हैं। छायावादी कवि होने के कारण उन्होंने तुकांत, अतुकांत छंदों का भी प्रयोग किया है। पंत जी मुक्तक छंद के हिमायती रहे। तो यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। खुल गए छंद के बंद प्रास के रजत पाश, गीत मुक्त हो युगवाणी बहती अयास। ठीक, पंत जी भाषा के स्वाभाविक स्वरूप के पक्षपाती हैं। भाषा में भाव की ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। अनेक छंदों में स्वाभाविक प्रवाह एवं गति है। छंदों में शब्दक्रम इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि भाषा भाव के अनुसार दौड़ती सी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि उनकी कला पक्ष और उनके भाव पक्ष के संबंध में। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को अगर हम संपूर्ण रूप में देखें तो सुमित्रानंदन पंत जी केवल सुकुमार भावनाओं के कवि नहीं हैं, बल्कि वे जगत के जीवन प्रवाह के यथार्थ दृष्टा भी हैं, समाज की आर्थिक विषमता के विद्रोही भी हैं। ठीक है, पल्लव, युगांत, युगवाणी एवं ग्राम्य में वे यथार्थ की भावभूमि पर स्थिर से दिखलाई पड़ते हैं। इन रचनाओं में वे एक विद्रोही कलाकार के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उनका यह विद्रोह सामाजिक कुरीतियों एवं मिथ्या परंपराओं से है। ठीक है, यानी इन्होंने कोमल भावनाओं का प्रस्तुतिकरण तो अपनी कविताओं में किया ही है, साथ ही इन्होंने यथार्थता, जो समाज की यथार्थता है, उसका वर्णन भी इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो वास्तव में सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद के उन्नायक कवि थे। इनके द्वारा कविता कामनी का जो श्रृंगार हुआ है वह मानवकृत होते हुए भी अलौकिक है। ठीक है, प्रकृति, नारी और कलात्मक सौंदर्य इनकी सौंदर्यानुभूति के 3 मुख्य केंद्र हैं। पंत जी का संपूर्ण काव्य आधुनिक साहित्य चेतना का प्रतीक है, जिसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता, भौतिकता और आध्यात्मिकता का पूर्ण समावेश हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी जानकारी थी बच्चों सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन और साहित्य से संबंधित, साथ ही साथ उनके कला पक्ष और भाव पक्ष उनका कैसा था, उनकी काव्यगत विशेषताएं कैसी थी। ठीक है, तो यहाँ आपको समझना ये है कि इससे आपको रिलेटेड प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। तो आपको एक संक्षिप्त जानकारी मैंने दी है, तो इसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिए या फिर आप वीडियो को ही 2-3 बार सुन लीजिए, तो आपको जानकारी अच्छी प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है बच्चों कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत जी
जो कि एक छायावादी कवि हैं और छायावादी काव्य की 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, तो इस पर भी एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जब मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रही थी बच्चों, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आधुनिक काल में छायावादी काल जो है वो छायावादी कवियों का काल है, और छायावादी कवियों में 4 ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी। तो इन 4 जो स्तंभ हैं वो महत्वपूर्ण कवि हैं, और उनमें से एक है सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, तो इस पर भी एक प्रश्न बन सकता है आपका। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी थी सुमित्रा नंदन पंत जी के संबंध में, और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को 1-2 बार सुन लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगी, और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं उससे रिलेटेड आप अच्छी प्रकार से उसके उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।